सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने फिजिक्स के कुछ टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा, सीखा और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ हम जानना चाह रहे थे उसको जानने की या बताने की मैंने कोशिश की। उसी सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम लोग चल रहे हैं। और उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपके पास फ्लक्स के बारे में नॉलेज हो या फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्लक्स से रिलेटेड मैंने लगभग सारी चीजें आपको पहले एक अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई है, लेकिन तब पर भी क्योंकि नया टॉपिक है, फ्लक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, तो मैं चाहता हूँ एक बार फिर से मैं फ्लक्स को डिफाइन करूँ आपके लिए। आइए थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले गॉस लॉ आज हमारा टॉपिक है, बट अभी इसको पहले फ्लक्स समझने के बात करेंगे। गॉस लॉ के बाद पहले फ्लक्स करते हैं लोग। सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ electric field line, the number of electric field line passing, the number of electric field line passing per unit area is called flux, ठीक है। अगर ऐसा एग्जांपल समझे तो ये कह सकते हैं बरसात में लोग छाता लेके निकलते हैं, बारिश की जितनी बूंदें उस छाते के ऊपर से आपके परपेंडिकुलरली इस पर जब ड्रॉप होती है वो क्या कहलाते हैं? आपके फ्लक्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से डिनोट करते हैं। दो तरह के फ्लक्स होते हैं, फाई ई होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए और फाई बी आपका होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये आपका हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों को समझने का प्रॉपर तरीका है। तो चूंकि हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर रहे हैं इसलिए हम लोग फाई ई कहेंगे। फाई ई जो है आपका कह सकते हैं ई डॉट डी ए, या ये कह सकते हैं कि ई इज इक्वल्स टू डी ए। जब हम हटाते हैं ई डी ए कितना? कॉस थीटा। अब आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़े कि a डॉट b बराबर a b cos थीटा। तो यहां पर e डॉट के बीच का अब थीटा क्या है? एंगल है। एंगल कहां का एंगल ये समझना बेहद जरूरी है। एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल। ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ जो आपका एंगल बनता है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल। ये एंगल उसके बीच का है, ठीक है ना। प्लेन के साथ नहीं, बहुत सारी जगहों पर आपको मिलेगा कि प्लेन के साथ एंगल बनता है, ऐसा कुछ नहीं। एरिया वेक्टर के साथ जो आपका एंगल बनेगा उसी को बोलेंगे हम लोग एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करके कुछ और आगे ये आपका फ्लक्स के बारे में डिफाइन करेंगे। हम लोग इसे ले सकते हैं वेक्टर, इतना ये सब वेक्टर का नोटेशन ई डॉट डी ए। अब आगे चलकर हम लोगों ने कुछ पर बात की थी कि कहीं पर मैक्सिमम फ्लक्स होता है, कहीं पर मिनिमम फ्लक्स होता है, इन सब चीजों के बारे में। तो ये छोटी मोटी सी जानकारी आपके फ्लक्स के बारे में। अब थोड़ा फ्लक्स क्यों हटा देते हैं, थोड़ा गॉस लॉ पे चलते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो मुझे इसको गॉस लॉ को बताने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा आपके लिए। आइए जरा सा गॉस लॉ को थोड़ा समझते हैं। गॉस लॉ को समझने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें समझना है वो ये है कि गॉस लॉ है क्या, ठीक है, और क्या होता है। मैं पहले हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। किसी बंद परिपथ, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फाई इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फिर द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स to the total charge enclosed by the surface, ठीक। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली चीज आपके सामने जो सबसे मेन चीज मुझे आप बताना है शुरुआती दौर में गॉस लॉ से पहले वो है गॉसियन सरफेस। सबसे पहले गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, ठीक है, जो आपका कैसा भी किसी भी शेप का हो सकता है। आपका स्फेयर हो सकता है, आपका सिलेंडर हो सकता है, आपका कोन हो सकता है ना। ये सारे गॉसियन सरफेस आपके कहलाएंगे।
तो अगर गॉसियन सरफेस को मैं डिफाइन करना, व्हाट इज गॉसियन सरफेस, तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अ इमेजिनरी सरफेस दैट कंटेन एटलीस्ट वन चार्ज या एटलीस्ट वन पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है ना, वो काल्पनिक पृष्ठ जो कम से कम एक आवेश को अपने अंदर रखता है उसे हम लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसको लोग गॉसियन पृष्ठ को हटाते हैं, अब थोड़ा सा गॉस लॉ पर चलते हैं। तो गॉसियन सरफेस आपको समझ में आ गया होगा कि अ सरफेस व्हिच अ इमेजिनरी सरफेस व्हिच कंटेन एट लीस्ट वन पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है, इमेजिनरी सरफेस है तो आप कोई भी इमेजिन कर सकते हैं, शेप साइज कुछ भी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए। गॉस लॉ, गॉस लॉ का डिफिनेशन आपके सामने है, किसी पृष्ठ द्वारा किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये बात समझिए, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये गॉस लॉ से मिलेगा आपको, ये हमारा डिफिनेशन होता है, या हम लोग इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट के तौर पर इसको समझ सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि गॉस लॉ का प्रूफ हमें पता होना चाहिए, हमें प्रूफ भी करना होगा इसको। तो प्रूफ करने के लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। आइए जरा सा इसको और समझते हैं थोड़ा सा। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, मैं यहाँ पर प्रूफ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा एक फिगर बनाएंगे। सपोज यहाँ पर हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा है, एक स्फीयर है। कभी भी 2 डायमेंशन कोई भी गॉस लॉ में कंसीडर नहीं किया जा सकता, हमेशा 3 डायमेंशन होना चाहिए। तो ये सर्कल ना होके हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये एक स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर की बात करते हैं। ये इसका सेंटर है और सेंटर पर क्या है, एक पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट, सेंटर जो नाम पॉइंट O है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है कि इसके सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया। जाहिर सी बात है, एक फुटबॉल कंसीडर करिए, उस फुटबॉल में हवा भर दीजिए। अगर फुटबॉल में कहीं आप छेद करेंगे तो हवा कहाँ की तरफ निकलेगी, बाहर की ओर निकलेगी। ठीक है, हम उस हवा को समझते हैं कि हमारा क्या है, फ्लक्स। एक assumption है, एक अभिधारणा या एक समझने का तरीका है। तो मान लीजिए इससे हर डायरेक्शन में फ्लक्स निकलेगा। हमने लिया यहाँ पर एक एरिया वेक्टर ले लिया, एक एरिया ले लिया, एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर लिया, यानी पूरे एरिया का बहुत छोटा सा पार्ट हमने कंसीडर कर लिया, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस जो है वो है r, सेंटर है प्लस क्यू चार्ज है, और ये डिस्टेंस इसकी हो गई r। ठीक है, r डिस्टेंस। चलिए ये एंगल अब आपका देखिए, सब लोगों ने तरबूज अपने जमाने में खाया ही होगा, तरबूज समझिए। तो तरबूज जब आप देखने जाते हैं तो वहां पर आपको पूरा एक हिस्सा निकाल के देता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। जब आप तरबूज का निकला हुआ भाग अंदर तक निकाल लेते हैं और उसके बाद जब आप इसको देखते हैं उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, यानी हिंदी में कहते हैं इसको घन कोण। घन कोण कहते हैं। घन कोण का मतलब क्या, किसी 3 ज्योमेट्री में से आप एक पोर्शन पूरा काट के क्या कर देना है, बाहर निकाल लेना है, और उसके बाद जो वहां पर एंगल बनता है उसे हम लोग घन कोण कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो d ओमेगा इज इक्वल्स टू dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होती है, dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते इसको लेके चलते हैं, हम लोग समझते हैं इस चीज को कितना क्या होगा और कैसे होगा। चीजों को समझने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होनी चाहिए, इसको पता होना चाहिए सॉलिड एंगल क्या होता है, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्टेरेडियन, 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 स्टेरेडियन होता है। अब स्टेरेडियन को समझने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि आप बल को पता रखिए। ठीक है, आइए जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने एक एरिया वेक्टर ले लिया जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। हमने दोनों को बना लिया कि वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों को बाहर की डायरेक्शन में दी, और पॉजिटिव है तो भी हमारे क्या होगी, बाहर की डायरेक्शन। ये हमारा जो होगा ये d ओमेगा होगा, और ये जो डिस्टेंस है आपकी इस पॉइंट तक की, और यहाँ पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं P, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है कि हमको फिगर के बारे में पता होना चाहिए कि फिगर क्या कह रहा है। अगर आपको फिगर के बारे में पता है तो इसको प्रूफ करना आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी वे में आप इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो पहली चीज कि पता होना चाहिए फिगर के बारे में। आइए थोड़ा फिगर कि लेट अस कंसीडर अ सर्कल whose origin is O, its center is O,
and a positive charge is placed at a center. The radius of the sphere is r and the elementary area is dA, whose direction is outward to the sphere, and the electric direction of the electric field is also outward direction. So that flux through the elementary area, यानी इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स हमारा बाहर को जाएगा, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स की डेफिनेशन है 5d, तो बहुत छोटा सा एलिमेंट्री एरिया है तो फ्लक्स भी आपका क्या होगा, बहुत छोटा। थोड़ा मैं बड़ा लिख लूं, इससे आपको विजिबिलिटी आपकी इजी हो सकती है। d phi इज बहुत छोटे एरिया से फ्लक्स आपका निकल रहा है तो फ्लक्स बहुत कम होगा। तो E डॉट dA, ये दोनों हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों को मैं एरो लगा दी। अब आइए जरा बात करते हैं d phi इज इक्वल टू, इसको कंसीडर कर सकते हैं dA cos थीटा, डॉट हटा दिया तो cos थीटा। अब जरा यहां पर देखिए कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम ही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एलिमेंट्री एरिया दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, पैरेलल है। तो पैरेलल के बीच जो एंगल होता है वो 0 होता है। तो अगर थीटा इज इक्वल टू यहां 0 कंसीडर कर लेते हैं तो d phi इज इक्वल टू E dA आपके पास आ जाए। अब सबसे पहली जरूरी चीज है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले वैल्यू को फिर आगे बढ़ते हैं। तो d phi इज इक्वल्स टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q अपॉन हो जाएगा r स्क्वायर और dA आपका मल्टीपल। ठीक है, आप चाहे तो कंसीडर ना करें cos थीटा को साथ ही रहते हमारे आगे काम आ जाएगा। तो dA cos थीटा अब 0 ना करें, बाद में इसको यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हमारे सामने आ गया कि d phi E इज इक्वल्स टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, या आप चाहे तो q नॉट, q को भी बाहर कर लीजिए, ये हो गया dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, जिसके बारे में पहले ही आपसे बता के लगा कि d ओमेगा की जो वैल्यू होती है, यानी सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होती है वो होती है dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर की जगह पर d ओमेगा। सो d phi इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया d ओमेगा। अब ये तो केवल जो फ्लक्स हमारा निकला वो किस केवल एलिमेंट्री एरिया निकला, यानी इस छोटे से एरिया से जितना फ्लक्स हमारा बाहर निकल रहा है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब इस पूरे स्फीयर से, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हर डायरेक्शन में निकल रहा है, इस पूरे के पूरे सरफेस से, इस पूरे के पूरे स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर की ओर निकल रहा है, हमें इसको समझना है। तो आइए समझते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस। आइए जरा से गॉसियन सरफेस की बात करते हैं। गॉसियन सरफेस की बात करते हैं तो टोटल निकालने के लिए हमें इसको क्लोज इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हमें क्लोज इंटीग्रल, इस साइन को हम लोग क्लोज कहते हैं। क्लोज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपके सामने स्फीयर दिख रहा है वो एक क्लोज्ड है, तो हम इसको क्लोज्ड कहेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर कौन सा साइन है, क्लोज इंटीग्रल का, क्योंकि हमारा जो एरिया बाउंड है वो क्या है, पूरा पूरा क्लोज है, इसीलिए हम यहाँ पर ले लिए क्लोज इंटीग्रल 4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू d ओमेगा। अब यहाँ पर भी d ओमेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा। phi e का d phi का इंटीग्रेशन आपका होगा phi e और q अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट। d ओमेगा का जब आप निकालेंगे, यानी पूरे का पूरे सॉलिड एंगल का, तो ये हमारी जो वैल्यू आती है ये 4 pi आती है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा की जो वैल्यू होती है ये 4 pi आपकी ली जाती है। ठीक है, अब देखिए 4 pi ने 4 pi को कैंसिल कर दिया, जो हमारा मिला यहाँ पर इसको मिटा दूंगा आपके लिए, वो आपके पास रहा phi e इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमको प्रूव करना था। सो दिस इज योर गॉस लॉ, ये आपका गॉस लॉ कहलाता है। ये रहा गॉस लॉ के बारे में। थोड़ा सा एक बार गॉस लॉ को फिर से डिफाइन करता हूं आपके सामने। पहली चीज गॉस लॉ जानना जरूरी है
कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स या किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, उस कुल फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के q अपॉन एप्सिलॉन या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज डायरेक्ट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स की बात करते हैं, गुना की बात कर रहा है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस या क्लोज्ड सरफेस। ये आपका गॉस लॉ। गॉस लॉ के तुरंत बाद आपको इसके कुछ चीजों को जानना जरूरी है कि अगर फ्लक्स अंदर है, अगर चार्ज अंदर है तो ही गॉस लॉ आपका होगा एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर चार्ज आपका बाहर आता तो क्या होगा, ये जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। एक चार्ज हो तो क्या होगा, मल्टीपल चार्जेस हो तो क्या होगा, तो दो तीन इसके स्पेशल केस है, हम उस पर गौर फरमाएंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्पेशल केस ऑफ गॉस लॉ, कि गॉस लॉ के क्या क्या स्पेशल केस है उनको जानते हैं। अभी फिलहाल मैं आपके सामने एक करता हूं। सबसे पहला, if the charge is outside of the surface of the closed surface, कि अगर आपका चार्ज क्लोज्ड सरफेस से क्या है, बाहर है, सो क्या हो सकता है, if the charge is outside of the closed surface, चार्ज आपका क्लोज सरफेस के बाहर। बहुत सिंपल, आप फिर से एक फिगर ड्रॉ करिए। एक स्फीयर है आपके पास, ठीक है, इसके सेंटर इसका O है और यहाँ पर कोई चार्ज आपका रखा हुआ है, मैं मान लेता हूँ कि प्लस Q चार्ज आपका यहाँ पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर इसका एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर लीजिए, ये यहाँ से अंदर की हो जा रहा है ऐसे, ठीक। ये इसका एलिमेंट्री एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव है, कहां की तरफ होगा, अंदर की तरफ। पैरेलल ही है और पॉजिटिव, तो इनके बीच के एंगल में क्या होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो ही होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब जरा से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटा सा एरिया है, फ्लक्स भी आपका थोड़ा सा होगा, d phi =EdA, मैं पूरा लिख दे रहा हूं cos थीटा, ठीक। टोटल फ्लक्स की मैं बात कर लेता हूं, तो क्लोज इंटीग्रल कर देते हैं। टोटल फ्लक्स through the elementary area, total flux through the elementary area की मैं बात करता हूँ, total flux through the elementary area। अब total flux की मैं बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा d phi e, इंटीग्रेट कर दिया हमने, e कांस्टेंट है, da आपका cos थीटा बाहर आ गया ये आपका, और e की जब आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और ये आपका हो गया r², ठीक। और इधर भी इंटीग्रेट कर दीजिए आप इसको, ठीक। अब देखिए d phi का इंटीग्रेशन कितना आ गया, इतना आ गया। अब q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू आ गई आपकी d ओमेगा। अब एक बात यहां पर पॉइंट आउट और ये टॉपिक खत्म। क्या है भाई, किसी भी सॉलिड एंगल, यहां पर अगर एंगल कहा, यहां पर चार्ज, मतलब आपका जो गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस के आपका पॉइंट क्या दिया गया, चार्ज बाहर रखा गया, तो सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो जीरो होती है, ठीक है। तो जब सॉलिड एंगल की वैल्यू जीरो मिल जाएगी आपको, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 0। सो आपका ये लिख सकते हैं हम लोग कि phi e = 0। तो आप इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं कि अगर चार्ज आपका क्लोज सरफेस के बाहर प्लेस्ड हो, ऑन दैट कंडीशन आपका जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो गॉस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इतनी सी बात हो गई, तो क्योंकि ये जीरो होने की वजह यही है कि आपका सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, तो यहाँ पर आपका फ्लक्स टोटल क्या हो जाता है, जीरो। गॉस लॉ कभी भी याद रखिए, एक हमेशा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में ही अप्लाई होगा। और आप समझिए कुछ छोटे छोटे चीजों को मैं आपको समझाऊं, जैसे मेरे पास एक स्फीयर है, इसके सेंटर पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, q/ε0, एक चार्ज रखा है। अब मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब पर भी मैंने क्या किया, एक चार्ज अप्लाई कर दिया। अब एक क्यूब है, इसके सेंटर पर मैंने एक चार्ज रख दिया, यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक मैंने कोण कंसीडर कर लिया, अब एक कोण लिया, कोण के भी सेंटर पार्ट में मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा इससे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सारे 3D ज्योमेट्री है, अब सारे में से फ्लक्स आपका कितना होगा इक्वल। लेकिन अब एक चार्ज मल्टीपल चार्जेस होता तो उसकी वैल्यू अलग अलग आ जाती, आपको मिल सकता है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ये रहा आपका छोटा सा गॉस लॉ का एप्लीकेशन। अब गॉस लॉ के बारे में, स्पेशल केस ऑफ गॉस लॉ, अगर चार्ज आउटसाइड हो तो। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन आपको बताने हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ 3 एप्लीकेशन, जिसमें से आज एक बताऊं आपके सामने। सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite length of charged wire। एप्लीकेशन में गॉस लॉ के हम लोग केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई चार्ज वायर है, वो भी इनफाइनाइट लेंथ की, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके किसी पॉइंट पर जनरेट हो सकता है या आउटसाइड उसके जनरेट हो सकता है, वो हम लोग निकालेंगे अभी क्या। चलिए पहला टॉपिक यही है आपका। तो लेट अस कंसीडर अ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर ऑन व्हिच यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, या यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देयर। अब let us consider, let us draw a Gaussian surface outside of this wire. The length of the Gaussian surface is L, and the radius of this cylinder is R. At point P, at this point, we have to find out the electric field. ठीक है, सबसे पहली चीज यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Let the linear charge density is। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने पहले दिन बात की थी आपकी कि लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लेते हैं। भाई फ्लक्स है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। अब यहां पर देखिए आप जो एलिमेंट्री एरिया होगी या एरिया वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। इस केस में EDA। अब टोटल फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट्री एरिया, फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट्री एरिया, फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट्री एरिया, यानी इस छोटे से फ्लक्स से कितना आपका इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स आपका निकलेगा। तो छोटा सा एरिया है तो फ्लक्स की भी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। तो इसको हम लोगों ने d phi से कहेंगे। तो d phi E इज इक्वल्स टू EDA cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। 0 हो गया तो जब यहाँ थीटा इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो d phi E इज इक्वल्स टू EDA, और ये होगा cos 0 की वैल्यू 1। अब हमें निकालना है टोटल फ्लक्स थ्रू द क्योंकि सिलेंडर है तो हम सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर यहां पर लिखते हैं। अब टोटल फ्लक्स की बात की जाए तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज इंटीग्रल। तो क्लोज इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है तो यहां पर क्या हो जाएगा dA। ठीक है, दोनों के लिए क्लोज इंटीग्रल का सिंबल बना दीजिए, क्लोज।
इंटीग्रेशन आपका ये होता है और क्लोज इंटीग्रल आपका ये होता है। क्लोज मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया का आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करें या पर्टिकुलर वॉल्यूम का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब आप आइए डी फाई ई का कितना हो जाएगा आपका फाई ई आपका बाहर रहेगा और डी ए की मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, वो होता है 2 पाई आर एच, लेकिन हम लोगों ने इसकी हाइट को लेंथ कंसीडर किया तो हम लोग यहाँ पर 2 पाई आर एल लेंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर कितना लेंगे इसको फर्स्ट। अब सीधे अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ यानी गॉस के नियमा अनुसार अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ क्या पढ़ा हम लोगों ने फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेटिंग देखिए फाई ई ए भी फाई ई ए भी, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग यानी बराबर करना, इक्वेटिंग तुलना करना, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो कितना हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहीं रहने देते हैं और बाकी सबको उधर कंसीडर कर देते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा, तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर एल, Q अपॉन आर एल भाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ ले लिए और Q अपॉन आर एल के साथ ले लिए। अब यहाँ पर देखिए Q अपॉन L इज इक्वल्स टू आपने माना था सर लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका लैम्डा अपॉन हो जाएगा R। ये जो है अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें या और मॉडिफाई करें इसको तो कह सकते हैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करने पर नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, यानी ऊपर 2 से ऑन डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करते 2 से डिवाइड कर दिया। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर चार्ज वायर, ठीक है ना, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज वायर। ये आपका पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन है। अब कल इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट शीट के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक चार्ज या आइसोलेटेड स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, उसके इनर पॉइंट पर उसके आउटर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो जरूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।